हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द लॉजिकल यूथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम लॉ के दो ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से डील करने वाले हैं जो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा जब हम लोग निकाह और डिवोर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं उनका नाम है इद्दत और मेहर, या मेहर यानी कि डावर। तो इद्दत और मेहर जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें, जब हम लोग मैरिज और डिवोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन चीज़ों को समझने के लिए। तो आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक 1 पेज डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूँगी जिसमें जो मैं अभी आपको समझाऊंगी उसके बारे में डिटेल्स गिवन होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेहर यानी कि डावर से। ये एक ऐसा मनी या प्रॉपर्टी होती है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है एज एन ऑब्लिगेशन इन मैरिज। अब बहुत से लोगों का ये मानना है क्योंकि एक मुस्लिम मैरिज जो होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज होती है, तो जो मेहर है वो कंसिडरेशन है इन केस ऑफ मैरिज। बट जो ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ हैं वो हमें ये समझाते हैं कि मेहर एक कंसिडरेशन नहीं बट एक ऑब्लिगेशन है ओवर द हस्बैंड टू रिस्पेक्ट हिज वाइफ एंड टू पे द मनी। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेहर के टाइप से। ये 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, स्पेसिफाइड डावर एंड अनस्पेसिफाइड डावर। जो स्पेसिफाइड डावर होता है इसका अमाउंट हम लोग शादी के समय ही हस्बैंड और वाइफ के बीच में तय हो जाता है, पर अगर हस्बैंड एक माइनर है तो उसके फादर इस अमाउंट को तय करते हैं। सो इट इज़ अ फिक्स्ड फॉर्म ऑफ डावर विच इज़ अग्रीड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब जो स्पेसिफाइड डावर है उसके भी 2 सब टाइप्स हैं। पहला है प्रॉम्प्ट डावर और दूसरा है डेफर्ड डावर। अब प्रॉम्प्ट डावर के नाम से ही समझ में आ रहा है टू एक्ट on the face of it, on the very beginning, on the demand. Okay, so prompt डावर एक ऐसा डावर होता है जो वाइफ जब मांगे हस्बैंड को उसे देना होता है। ये ड्यूटी होती है ऑन द हस्बैंड टू प्रोवाइड इट व्हेन द वाइफ आस्क फॉर इट। ओके, सो प्रॉम्प्ट डावर जल्दी देना होता है और अगर हस्बैंड इसको डिनाई करता है तो वाइफ के पास ये राइट है कि वो कोहैबिट करने से मना कर सकती है until the payment is made। फिर आता है डेफर्ड डावर। अब डेफर्ड डावर को हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से एसोसिएट करते हैं। जो डेफर्ड डावर होता है ये पेएबल होता है जब मैरिज एंड हो, तो या तो डेथ हो जाए हस्बैंड की या फिर उनके बीच में डिवोर्स हो जाए। इन केस ऑफ डेथ अगर हस्बैंड ने उसको पे नहीं किया है तो वाइफ के पास ये राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी से वो मेहर की रकम निकाल ली जाए। अब डावर के पेमेंट से रिगार्डिंग कई रूल्स हैं, शिया और सुन्नी में अलग अलग। इफ़ पेमेंट इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि किस फॉर्म में पेमेंट दी जाएगी, तो शियाज का ये मानना है कि सब कुछ प्रॉम्प्टली दिया जाएगा, जब वाइफ बोलेगी तब उनको पेमेंट मिल जाएगा। पर सुन्नीस का ये मानना है कि हाफ प्रॉम्प्ट एंड हाफ डेफर्ड। ओके, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है तो फुल्ली पेएबल होता है डावर, बट इन केस द मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड इट इज़ हाफली पेएबल। और अगर कोई वाइफ है जो कि डावर लेने से पहले ही मर गई है तो उसके हायर्स के पास ये अथॉरिटी होती है, राइट आप कह सकते हो, होता है कि वो इस डावर को विद इन 3 years ऑफ हर डेथ क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने डावर के दूसरे टाइप पे, विच इज़ स्पेसिफाइड डावर, वेयर डावर इज़ नॉट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ मैरिज और द वाइफ अग्रीज टू नो डावर, फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन टू पे द डावर। मतलब अगर वाइफ ने मना कर दिया है कि मुझे डावर चाहिए ही नहीं, या फिर मैरिज के टाइम पे कोई भी रकम तय नहीं हुई है दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो हम लोग वाइफ के स्टेटस, उसकी फीमेल रिलेटिव्स को कितना डावर मिला है वो, उसकी अपीयरेंस और हस्बैंड के फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए अनस्पेसिफाइड डावर का अमाउंट स्पेसिफाई करते हैं। ओके, अब जो शियाज और सुन्नीज हैं उन्होंने कई अमाउंट उन्होंने अनस्पेसिफाइड डावर का एक पैरामीटर दे रखा है, हाई मिनिमम एंड मैक्सिमम का। ओके, तो सुन्नीज में जो हनाफी स्कूल है वो बोलता है मैक्सिमम 10 दिरहम का डावर होगा, वाइल मलिकी स्कूल बोलता है 3 दिरहम का डावर होगा, जबकि शियाज बोलते हैं मोर देन और इक्वल टू 500 दिरहम्स का डावर होना चाहिए जब वो अनस्पेसिफाइड हो। अब डावर से रिलेटेड हम लोग 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज को ध्यान में रखेंगे। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, इसमें ये बोला था कि मुस्लिम मैरिज जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मेहर। दो ये कंसिडरेशन नहीं है पर ये एक ऑब्लिगेशन है ओवर द हस्बैंड। अब आता है दूसरा केस लॉ जो है
हमीना बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी, इसमें बोला था कि ये एक अनसिक्योर्ड डेट है जो कि वाइफ कभी भी डिमांड कर सकती है फ्रॉम द हस्बैंड। अब जो कि हमने ये समझ लिया है कि मेहर होता क्या है, आइए अब हम ये समझते हैं कि इद्दत क्या चीज़ है। अब इद्दत पीरियड इज़ द पीरियड विच इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द वाइफ ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है लेजिटिमेसी डिटरमाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है और उस टाइम वो वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तो अब लेजिटिमेसी को डिसाइड करने के लिए हम लोग एक इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड इफ द वाइफ इज प्रेग्नेंट इज अंटिल डिलीवरी, वाइल इफ द वाइफ इज नॉट प्रेग्नेंट इट इज़ 4 months and 10 days। ऐसे ही अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ है डिवोर्स के थ्रू और वाइफ इज़ नॉट मेंसुरेटिंग, मतलब वाइफ को पीरियड्स नहीं होते हैं, तो वो 3 लूनर मंथ्स के लिए इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करती है। और अगर वो मेंसुरेटिंग है तो वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करती है। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो अंटिल डिलीवरी। अब इद्दत का मोटा मोटा यही मतलब होता है कि एक ऐसा पीरियड है जिसमें वाइफ शादी नहीं कर सकती, दूसरी शादी करेगी और अगर उसका इस शादी से कोई बच्चा होगा तो उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन आता है। इसका पर्पस इट्स पर्पस इज़ वेरी सिंपल। हम लोगों को लेजिटिमेसी डिटरमाइन करनी है और किसी भी बच्चे को उसके लेजिटिमेट फादर और मदर के बारे में बताना है। ठीक है, अब इसमें जो मुस्लिम विमेन का राइट है एक्ट ऑफ डिसोल्यूशन का, वो ये बोलता है नो इद्दत इफ प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड। अगर डिवोर्स के टाइम पे या डेथ के टाइम पे वाइफ प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, या तो वॉलंटरीली या फिर वो अपने आप टर्मिनेट हो जाती है, तो इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने का ऑब्लिगेशन वाइफ पे नहीं बनता। अब आते हैं हम लोग कि इद्दत आखिर में चालू कब होता है, व्हेन इज़ द टाइम कि वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना होता है फॉर 4 months और 10 days or the lunar cycle as stated earlier. Okay, so the commencement of iddat in case of death is from the date of death। मतलब जैसे अगर आज 3 जून को उसके हस्बैंड की डेथ होती है तो वो आज से 4 महीना 10 दिन तक के लिए इद्दत ऑब्जर्व करके रखेगी। ऑन डिवोर्स ऑन द डेट ऑफ डिवोर्स, आज डिवोर्स होता है तो आज से 4 महीना 10 दिन अंटिल डिलीवरी, या फिर 3 लूनर साइकिल्स, या फिर 3 लूनर मंथ्स। ओके, इफ़ अनअवेयर ऑफ डेथ, अगर ऐसा होता है कि जो वाइफ है उसको पता ही नहीं है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो और इतना टाइम बीत गया कि इद्दत का पीरियड लैप्स हो गया है, उसके बाद उसको इद्दत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक ऐसी वाइफ है जिसके हस्बैंड की डेथ 5 महीने पहले ही हो गई थी और उसको अब पता चल रहा है, तो इद्दत का पीरियड 4 महीना 10 दिन तो पहले ही ऑब्जर्व हो चुका है, तो अब वापस उसको इद्दत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ डेथ इद्दत इज़ असेंशियल वेदर और नॉट एनी कंज्यूमेशन was made, unlike divorce where if marriage has not been consummated iddat is not essential। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है इट इज़ कंपल्सरी फॉर द वाइफ टू ऑब्जर्व इद्दत वेदर और नॉट द मैरिज वॉज कंज्यूमेटेड। बट अगर डिवोर्स में वाइफ ये क्लेम करती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ये क्लेम करते हैं कि हमारी मैरिज कंज्यूमेट ही नहीं हुई है, तो इद्दत ऑब्जर्व करना असेंशियल नहीं है। अब आते हैं हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। अब अगर कोई वाइफ है, वो मैरिज मतलब उनका डिवोर्स हुआ या हस्बैंड की डेथ हुई, उन्होंने इद्दत ऑब्जर्व नहीं किया और उन्होंने रीमैरी कर लिया, तो इस मैरिज को हम लोग फासिद यानी कि इरेगुलर मैरिज मांगेंगे जब तक ये इद्दत का पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। अब राइट्स और ड्यूटीज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। अब मेंटेनेंस का राइट होता है वाइफ के पास और हस्बैंड के ऊपर ये ड्यूटी होती है कि वो वाइफ को मेंटेन करे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत। ये वाले एस्पेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था इन डैनियल लतीफ़ीज़ केस। ओके, अब रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, जैसा कि हमें पता है वाइफ कैन नॉट री मैरिड इन द पीरियड ऑफ इद्दत, वाइल हस्बैंड कैन नॉट री मैरी इफ़ 5th वाइफ इज़ ऑलरेडी देयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उसकी 4 शादियाँ हुई थी और चौथी बीवी को, या पहली या दूसरी तीसरी जिस भी बीवी को उसने तलाक दिया, तो वो 5वीं शादी नहीं कर सकता, पहले इद्दत ख़त्म होगा तब वो शादी करेगा। ठीक है, इनहेरिटेंस,
If there is a irrevocable form of divorce, inheritance is not allowed during the period of इद्दत. But अगर revocable form of तलाक है, जो कि हम लोग आने वाले सीरीज़ के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि तलाक के टाइप्स क्या होते हैं, रिवोकेबल फॉर्म जो भी हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है कि अगर एक इररिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक है तो इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, वरना इद्दत पीरियड में इनहेरिटेंस मिलता है. तो अब ये था हमारा इद्दत का एस्पेक्ट. तो अगर हम लोग छोटे से इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आया कि महर एक ऑब्लिगेशन होता है ओवर द हस्बैंड टू provide money or property to the wife, while iddat is the duty of the wife to observe a period of 4 months 10 days or the provided period if the marriage is dissolved via divorce to ensure the legitimacy of the child born out of that contractual obligation. ओके, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट कर सकते हैं. मैं आपको अभी 5 to 6 सेकेंड्स के लिए वो फ्लो चार्ट डिस्प्ले कर दूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और सजेशंस दें कि हम लोग और क्या बेटर कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड एंड आई होप आई डिड जस्टिस. हैप्पी लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बाय बाय, थैंक यू.